हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल वर्ल्ड। तो देखिए, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे तो जीके का वो क्वेश्चन होगा जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प कर सकता है, या फिर आने वाले एग्ज़ाम में हो सकता है ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए। तो चाहे आप एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, आप या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप अगर किस एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिना देरी के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। ठीक है, पहला ऑप्शन है इसका, मूल रूप से कृषि प्रधान थी, संपूर्ण विकसित थी, अत्यधिक औद्योगिक थी, या पूर्ण रूप से शहरीकृत थी। आप लोग ऑप्शन से ही बता सकते हैं कि स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो उसमें क्या था, मुख्य रूप से कृषि प्रधान थी। आप ये यहाँ से ये तो बता सकते हैं कि संपूर्ण विकसित तो नहीं थी, क्योंकि अभी भी हम लोग संपूर्ण विकसित नहीं हुए हैं और विकासशील हैं, विकसित हो रहे हैं। अत्यधिक औद्योगिक, तो औद्योगिक बहुत ज़्यादा, उस टाइम बहुत ज़्यादा उद्योग नहीं था वहाँ पे उस टाइम, क्योंकि उस टाइम हम क्या तुरंत अंग्रेज़ों से यानी कि ब्रिटिश से आज़ाद हुए थे, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे उस टाइम उद्योग नहीं था। और पूर्ण रूप से शहरीकृत, तो पूर्ण रूप से शहरीकृत ये भी नहीं था। तो आप लोग ऑप्शन से इसका बता सकते थे कि ये मूल रूप से कृषि प्रधान था। ठीक है, आइए अब इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। अब देखिए, पहली बात जो क्या है कि जो मूल रूप से यहाँ जो है कृषि प्रधान है, जो पंचवर्षीय योजना के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए, पहला पंचवर्षीय योजना तो जो हुआ था उसमें ये कृषि को ही बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, कृषि को ही बढ़ावा दिया गया था पहले पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि उस टाइम जो था भारत में लोग कृषि पे ही आधारित थे, ज़्यादातर लोग कृषि पे ही आधारित थे। देखिए, अब इसके बारे में क्या दिया गया है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित, अविकसित और ब्रिटिश साम्राज्य शासन के कारण शोषण का शिकार थी। ठीक है, क्या था, कृषि पर आधारित थी, अविकसित थी और ब्रिटिश शासन के कारण शोषण का शिकार थी। ठीक है, जहां 75% यानी कि 75% से अधिक लोग आबादी कृषि पर निर्भर थी और औद्योगिक क्षेत्र क्या था, बहुत कमजोर था। ठीक है, अब आगे देखिए, उस समय क्या था, भारत की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी, जो कितना थी, लगभग 230 रुपये प्रति व्यक्ति। 230 रुपये से भी कम थी, यानी कि एक व्यक्ति को एक दिन में 230 रुपये से भी कम रुपया मिलता था। ठीक है, वो ये 1947 से 1948 के बीच का बात है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में क्या कहता है। तो देखिए, यहाँ से ये तो पता चल गया होगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 जो है वो क्या है, मुख्यमंत्री के नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री से के नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, मुख्यमंत्री का चयन राज्य में जनमत संग्रह के माध्यम से किया जाता है। दूसरा क्या है, मुख्यमंत्री का चुनाव राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। तीसरा है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं अब अनुच्छेद 164 क्या है और उसमें क्या क्या दिया गया है। देखिए, अनुच्छेद 164 जो है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 क्या बताता है कि भारत में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री परिषद की नियुक्ति पर केंद्रित है। यानी कि जो अनुच्छेद 164 है वो क्या है, भारत में जो हर एक राज्य में जो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद होते हैं उसके नियुक्ति पर आधारित है 164।
अनुच्छेद 164। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या है कि यह मंत्रियों के शपथ ग्रहण और कुछ मामले में मंत्रिपरिषद में विधानसभा के गैर सदस्यों की भी नियुक्ति पर केंद्रित है। यानी कि मंत्रियों का जो शपथ ग्रहण होता है वो भी इसी 164 में दिया गया है। और कुछ मामलों में क्या है कि अगर विधानसभा में गैर सदस्य की नियुक्ति अगर की जाती है तो वो भी अनुच्छेद 164 में ही दिया गया है। देखिए, अनुच्छेद 164 में 5 भाग है, यानी कि अनुच्छेद 164 को अनुच्छेद 164 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब देखिए ये जो है अनुच्छेद 164 1 में क्या कहा गया है। यह खंड मुख्यमंत्री और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के प्रावधान से संबंधित है। ठीक है, क्या है कि मुख्यमंत्री और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कैसे की जाएगी उसके प्रावधान से संबंधित है। हालांकि यहाँ मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति क्या है, राज्यपाल के द्वारा, और अन्य मंत्री यानी कि मुख्यमंत्री के अलावा जो और मंत्री होगा वो क्या होगा, राज्यपाल द्वारा की जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंत्री परिषद जो है यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो उसका जो चुनाव होता है, उसका जो नियुक्ति होता है वो किसके द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यपाल द्वारा किया जाता है, लेकिन किसके सलाह पर, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके सलाह पर किया जाता है, तो मुख्यमंत्री के सलाह पर किया जाता है। अब देखिए 164 में 164 का ए और 164 का बी अनुच्छेद है। इसमें देखिए क्या बोला गया है 164 के ए में कि यह उल्लेख है कि एक राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या की 15% सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या बोला गया है कि एक राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या जो होगी, राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या की 15% सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अनुच्छेद 161 बी में क्या दिया गया है, देखिए ये क्या है, यह अनुच्छेद 91वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, 164 का जो बी है वो कब जोड़ा गया था, 91 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो राज्य मंत्री की अयोग्यता को संदर्भित करता है कि राज्य मंत्री कौन कौन नहीं बन सकता है या उसकी अयोग्यता क्या क्या होगी। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 164 2 में क्या बोला गया है, मंत्री परिषद संयुक्त रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। जो मंत्री परिषद है वो सब क्या होता है, राज्य का जो विधानसभा होता है उसके प्रति जवाबदेह होती है। अब देखिए 164 3 में क्या बोला गया है कि मंत्री के पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र मतलब फॉर्म के आधार पर उन्हें संबंधित कार्यालय और सचिव की शपथ दिलाएगा। तो कौन शपथ दिलाएगा, देखिए कौन सा शपथ दिलाएगा, तो राज्यपाल, और किस अनुसूची के तहत, तो तीसरी अनुसूची के तहत। तीसरी अनुसूची में क्या था, हमारे संविधान में 12 अनुसूची के बारे में बात किया गया है, तो तीसरी अनुसूची में क्या था, शपथ के बारे में। ठीक है, तो उसी अनुसूची में दिया गया है कि राज्यपाल जो है मंत्री के जो ही मंत्री का पद होगा सबको जो शपथ दिलाया जाएगा राज्यपाल के द्वारा, वो अनुच्छेद 164 के 3 में है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 164 के 4 में क्या दिया गया, यह खंड उस प्रावधान से संबंधित है जिसमें कहा गया है कि एक मंत्री जो लगातार 6 महीने तक राज्य विधान मंडल का सदस्य नहीं रहा है वह उस अवधि के अंत में मंत्री नहीं रहेगा। यानी कि वैसा मंत्री जो कि अगर लगातार 6 महीने तक राज्य विधान मंडल का सदस्य नहीं होगा तो उसे क्या होगा, उस मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 164 5 में क्या कहा गया है, तो मंत्री के वेतन और भत्ते राज्य विधान मंडल द्वारा समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और जब तक राज्य की विधायिका ऐसा निर्धारित नहीं करती है तब तक वेतन और भत्ते दूसरी अनुसूची में निर्धारित किए जाएंगे। अब देखिए दूसरी अनुसूची में किसके बारे में बात किया गया है, तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ दिलाने के बारे में बात किया है, शपथ के बारे में बात किया गया है। और दूसरी अनुसूची में किसके बारे में बात किया गया है, वेतन और भत्तों के बारे में बात किया गया है। ठीक है,
अब देखिए इसमें किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में क्या कहा गया है। तो यही कहा गया है कि राज्यपाल के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल के द्वारा उसे शपथ दिलाया जाता है, और जो मंत्री परिषद है, जो अन्य मंत्री हैं, उनका जो नियुक्ति होता है वो राज्यपाल के द्वारा होता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर होता है। और देखिए यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 164, या फिर एक अनुच्छेद 164 किससे संबंधित है? तो मुख्यमंत्री के नियुक्ति से। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें इतना ही क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जा सकता है। और हाँ, ये भी यहाँ से देख सकते हैं कि किस अनुसूची के तहत इसे शपथ दिलाता है राज्यपाल। तो तीसरी अनुसूची, अगर आप अनुसूची जानते हैं तो वहाँ से ही बता सकते हैं कि शपथ जो है वो तीसरी अनुसूची में ही है। शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची में ही बात किया गया है। और दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन और भत्तों के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इतना जितना भी लिखा हुआ यहाँ पे सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमने बताया वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इसका जो आंसर सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ग्रेट निकोबार। अब देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जान लेते हैं। हमारे इंडिया में देखिए इंडिया का मैप आपके सामने खुला है। इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे देख सकते हैं। ये रहा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये जो आपको रेक्टेंगल में दिया गया है, बॉक्स में बनाया गया है, वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारा द्वीप आपको मिलेगा। छोटा छोटा आइलैंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना। तो यही जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब देखिए ये अंडमान है। यहाँ पे जो दिख रहा है ऊपर पे, ये क्या है? अंडमान है। और ये नीचे जो दिख रहा है वो क्या है? निकोबार द्वीप समूह है। लेकिन दोनों को एक साथ ही रखा जाता है, एक साथ ही हम लोग पढ़ते हैं। ये क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, और देखिए इधर राइट साइड, ये लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा लक्षद्वीप, ये भी एक द्वीप समूह है। और ये राइट साइड में क्या है? अंडमान निकोबार, ये भी एक द्वीप समूह है। ठीक है, अब देखिए ये जो है द्वीप समूह, ये किस किस सागर से जुड़ा हुआ है, किस किस सागर से मिला हुआ है? तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, या फिर बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पे जो है ये क्या है? अंडमान सागर है। ठीक है, तो किसको किसको अलग करता है? ये बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर को ये अलग करता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब देखिए ये जो है, ये जो पैसेज है, नदी है ना, नदी नहीं बोल सकते, ये पैसेज जो है, नदी धारा जो है, ये जो है अंडमान और निकोबार को अलग करती है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, क्या है इसका नाम? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 10 डिग्री चैनल जो है किसको किसको अलग करती है। तो किसको किसको करती है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। अब देखिए यहाँ पे क्या इसके बारे में क्या क्या है? सबसे बड़ा द्वीप ग्रेट निकोबार, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिण, यहाँ पे निकोबार है, ये निकोबार है, इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है ये क्या है? इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु वो क्या है? वो इंदिरा पॉइंट है। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु वो क्या होता है? वो इंदिरा कॉल है। ये दोनों एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। और देखिए अंडमान निकोबार में देखिए कितने आइलैंड्स है, देख सकते हैं यहाँ पे कुल कितने हैं? 572 आइलैंड्स है वहाँ पे, 572 द्वीप है।
और द्वीप या द्वीपखंड और चट्टानें हैं, जिनमें से सिर्फ 38 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं, सब पे नहीं। 572 में सिर्फ 38 द्वीप पर, 38 आइलैंड्स पर ही लोग रहते हैं। और देखिए इसकी राजधानी क्या है, अंडमान और निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आता है यहाँ पे कि एक बैरन ज्वालामुखी, बैरन वॉल्केनो, एक नाम है वॉल्केनो का, जो कि अंडमान सागर के पूर्वी हिस्से में स्थित बैरन द्वीप पर है। ठीक है, अंडमान सागर के पूर्वी हिस्से में, यानी कि इसके पूर्वी हिस्से में, यानी कि इधर कहीं होगा। ठीक है, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वॉल्केनो है। भारत में बहुत सारे वॉल्केनोज हैं, लेकिन जो भारत में सबसे एक्टिव वॉल्केनो है वो सिर्फ यहीं पे एक बैरन ज्वालामुखी यानी कि बैरन वॉल्केनो ही है, और जो कि कहाँ है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और किस द्वीप पे है, तो वो बैरन द्वीप पर है, नाम से ही पता चल रहा है। तो ये सब क्वेश्चन जो जो हमने बताया, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अशोक के शासन के दौरान गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए कि पाटलिपुत्र, यानी कि गुप्त साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए गुप्त वंश जो है वो लगभग कितना 320 ईस्वी से 530 550 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, और मौर्य वंश जो है वो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा था। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि जब मौर्य वंश था उस टाइम गुप्त वंश का नामो निशान नहीं था। तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन में क्या है कि अशोक के शासन के दौरान, तो अशोक जो थे वो मौर्य साम्राज्य के एक राजा थे, जो कि गुप्त साम्राज्य के समय में ये थे ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। और ये भी पूछा जाता है जो पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो वो भी देखिए पाटलिपुत्र में ही थी, जो कि वर्तमान में कहाँ है, पटना के पास है। अब देखिए जो गुप्त वंश जो है, गुप्त वंश को ही या गुप्त काल को ही क्या बोला गया है, स्वर्ण युग कहा गया है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, श्रीगुप्त था। ठीक है, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम को राजवंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि यही जो थे वो एक प्रभावी राजा थे जो कि श्रीगुप्त के बाद आए थे। श्रीगुप्त ने स्थापना की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे बोला जाता है, वो चंद्रगुप्त प्रथम को बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए मौर्य वंश के बारे में हम लोग जान लिए कि 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा, और इसका संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो कि धनानंद को हराकर नंद वंश के खत्म किए, जिन्होंने कि धनानंद को हराकर नंद वंश को खत्म किया और फिर मौर्य वंश का स्थापना किया। ठीक है, और ये 185 ईसा पूर्व तक चला, जो कि उस टाइम प्राचीन भारत में सबसे शक्तिशाली राजवंश था। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, तो देखिए 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी, ये देखिए पहले संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। अब देखिए यहाँ पे इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि 9वीं अनुसूची में पहली बात तो है कि 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया था, 1951 में जोड़ा गया था। और इसमें दिया क्या गया है कि इसमें उन कानूनों की सूची है जिन्हें न्यायिक समीक्षा को संरक्षण प्राप्त है, यानी कि इसमें न्यायपालिका के बारे में बताया गया है। ठीक है, शॉर्ट में अगर हम लोग जाने
तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि न्यायपालिका के बारे में किस अनुसूची में बात किया गया है, तो वो क्या है, अनुसूची 9 में। ठीक है, अनुसूची 9 कब जोड़ा गया था हमारे संविधान में? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और 1951 में जोड़ा गया था। ठीक है, और देखिए जब संविधान बना था उस टाइम कितने अनुसूची थे टोटल? 8। अभी कितना है? अभी है 12, यानी कि 4 अनुसूची बाद में जोड़ा गया था। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। 9वीं अनुसूची के बारे में हमने पढ़ लिया है, 10वीं अनुसूची के बारे में देख लेते हैं। तो 10वीं अनुसूची जो है देखिए 52वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और कब हुआ था ये? 1985 में। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया है? तो मैंने इसमें ये जानना है कि दल बदल क्या है, इसमें दल बदल 2 से 10 हो गया, 2 से दल बदल, इसमें दल बदल के बारे में बात किया गया है 10वीं अनुसूची के बारे में, 10वीं अनुसूची में। अब देखिए 11वीं अनुसूची क्या है? इसको 73वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया है, इसको जोड़ा गया है। और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। और देखिए इसमें क्या है, पंचायत की शक्तियों और अधिकार और जिम्मेदारियों का उल्लेख है। यानी कि अगर पंचायत के बारे में बात किया जाए कि किस अनुसूची में है, तो पंचायत के बारे में, पंचायती राज के बारे में 11वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, जो कि 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था और 1992 में। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। अब देखिए 12वीं अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची जो है वो 1992 में ही, लेकिन 74वें यानी कि 11वें अनुसूची के बाद 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 73वें के बाद 74वें संविधान संशोधन में, जो कि 1992 में हुआ था। देखिए इसमें क्या है, इसमें नगर पालिका के बारे में बात किया गया है। 11वीं में क्या है, पंचायत के बारे में बात किया गया है, और 12वीं में क्या है, नगर पालिका के बारे में बात किया गया है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही अभी फिलहाल रहने देते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन नहीं है, बस इतना ही आज के लिए, इतना ही, यही क्वेश्चन था। अब देखिए आज के इतिहास के बारे में, इतिहास में जो आज का दिन था यानी कि 2 अप्रैल, ठीक है, आज का दिन यानी कि 2 अप्रैल, तो आज के दिन में क्या क्या हुआ था? देखिए आज के दिन में क्या क्या हुआ था कि 1902 में लॉस एंजलिस में पहला मोशन पिक्चर थिएटर खुला था। कहाँ पे खुला था? लॉस एंजलिस में खुला था। और कब खुला था? 1902 को, और 2 अप्रैल को खुला था। ठीक है, वैसे डेट नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, ये ईयर पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए ईयर याद रखना जरूरी है, डेट याद रखना उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। और देखिए ये जो 1984 में आज ही के दिन अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जो है, मिशन, किस मिशन में गए थे वो? सोयूज T11 के तहत अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। तो पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा थे, जो कि 1984 में अंतरिक्ष में गए थे, आज ही के दिन यानी कि 2 अप्रैल को। और देखिए उस मिशन का क्या नाम था? मिशन का नाम था सोयूज T11। ठीक है, और यहाँ देखिए 1942 में जो क्रिप्स मिशन भारत आया था, वो आज ही के दिन कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को क्या किया था? उसके प्रस्ताव को खारिज किया था। आप लोग क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़े होंगे। तो क्रिप्स मिशन जो भारत आया था उस टाइम, तो 1942 में आया था, और 1942 में ही कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। और देखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट आज का जो है वो क्या है? 2011 में आज ही के दिन भारत ने श्रीलंका को हराकर दूसरी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। किसने किसको हराया था? तो भारत ने श्रीलंका को, और कितनी दूसरी बार। ठीक है, दूसरी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। और इसी में जो महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी ने, ठीक है, लास्ट बॉल पे 6 रन्स मार के मैच को जिताया था, जिसके लिए MS धोनी को पद्म भूषण अवार्ड भी, पद्म भूषण पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है। कब मिला है? इसी के 7 साल बाद और इसी दिन यानी कि 2 अप्रैल 2018 में। ठीक है, तो
क्रिकेट फैंस के लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।